तो फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी जल्दी हम सबके सामने आ जाएगी। और अगर तुम लोग अभी तक इस शो के बारे में नहीं जानते तो भाई तुम किस ग्रह पे रह रहे हो, मतलब पृथ्वी पे तो तुम नहीं रह सकते। मैं तुमको बता दूं कि आदि पुरुष ने जो जहर लोगों के दिलो दिमाग में भरा है ना, उस हलाहल की काट करने की क्षमता सिर्फ 3 ही अमृत कलशों में है। पहली है रामानंद सागर जी की रामायण, दूसरी है द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वही जापानीज रामायण, और तीसरी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की द लेजेंड ऑफ हनुमान, जिसके की 2 सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हैं और अब इसके तीसरे सीजन यानी कि हो सकता है सेमीफिनाले की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये एक 3D एनिमेशन शो है और इसकी कंटेंट क्वालिटी आदि पुरुष से ज्यादा बढ़िया है ऑब्वियसली। मैंने सोचा था कि जब मैं शिफ्टिंग का काम खत्म करके ब्रेक लेके वापस से चैनल पे आऊंगा तब तक आदि पुरुष नाम का यह मजाक बंद हो चुका होगा और हमें इसके बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। जैसा कि ओम राउत साहब चाहते थे, आदि पुरुष एक अमर गाथा बन चुकी है और हिस्ट्री में उनका और मनोज मुंतशिर साहब का नाम उन्हीं की लंका की तरह काली स्याही से लिखा जा चुका है। जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई, पुनि पुनि दोहराई। अगर इसी सेंटेंस को मैं आदि पुरुष का कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो जब जब भी इंडियन थियोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी कोई भी मूवी या सीरीज प्रकट होंगी इस धरती पे, तब तब आदि पुरुष नामक इस बीमारी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, बल्कि नए नए मीम निकलकर हम लोगों के सामने आएंगे उस नई मूवी या सीरीज के साथ कंपैरिजन करते हुए। और उन्हीं में से एक है द लेजेंड ऑफ हनुमान। और ये सीरीज मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इस शो में कैरेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन की गई है उसको देख के भाई दिल खुश हो जाता है। और जिसको यकीन ना हो वो इसके पहले सीजन का फिनाले एपिसोड देख ले, जहां पे हनुमान जी के पिता पवन देव को रिवील किया गया है। जिस स्टाइल में पवन देव को रिप्रेजेंट किया गया है उसको देख के मुझे लिटरली MCU के इटर्नल्स की याद आ गई थी। नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा फेंक रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। इस सीरीज में वाकई पवन देव को देख के लगता है कि वो कोई बड़े सेलेस्टियल बीइंग है। उनका ऐसा रिप्रेजेंटेशन मैंने आज तक कभी किसी मूवी या सीरीज में नहीं देखा है। इसलिए बोलता हूं आदि पुरुष वालों, अगर मॉडर्न रामायण के नाम पे लोगों को कुछ दिखाना था लाइव एक्शन में तो कम से कम इसी शो से थोड़ी इंस्पिरेशन ले ली होती। और सिर्फ पवन देव की बात नहीं हो रही है, बाकी के कैरेक्टर्स के सेंट्रल आइडिया के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जामवन जी हैं, जैसे हम उनको एक काफी एजेड और एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में जानते हैं, जो कि समय आने पर अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हनुमान जी तक की सारी दुविधाओं को, उनके कई सारे डिलेमास को काटने में उनकी सहायता करते हैं। या अगर बात करें श्री राम की, तो श्री राम ने वाली को क्यों मारा और सुग्रीव का ही साथ क्यों दिया, वो सिर्फ एक डायलॉग में खत्म नहीं हो जाती बात। यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्कशन होती है वाली और श्री राम के बीच, जिससे श्री राम का थॉट प्रोसेस पता चलता है उनके इस डीड के पीछे। या फिर हनुमान जी का ही कैरेक्टर ले लो, उनके बचपन से लेकर इसमें पूरी एक जर्नी दिखाई गई है, लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट की गई है कि भले ही हमने कितनी भी बार उस जर्नी में उनका साथ दिया हो, कितनी भी बार वो जर्नी तय की हो, लेकिन जब ये शो आता है तो दिल कहता है एक बार और। इसमें हनुमान जी का एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क फॉलो किया गया है जो कि उनके द्वारा किए गए हर कार्य को जस्टिफाई करता है। इवन इसमें इंसान के अंदर के डर को भी हनुमान जी का ही एक प्रतिरूप के द्वारा उनके अंदर के डर के रूप में एक मोमेंट पे दिखाया जाता है, डार्क हनुमान के तौर पे, जो इंसान के अंदर की पॉजिटिविटी को उसके अंदर की निगेटिविटी के ऊपर विजय के रूप में दर्शाता है। हर एक कैरेक्टर का ट्रांजिशन इस सीरीज में बिल्कुल अच्छे से दिखाया गया है, फिर चाहे वो अंगद का हनुमान से इन्फ्लुएंस होना हो या फिर श्री राम के प्रति बाकी सभी कैरेक्टर्स की आसक्ति। ये सीरीज हमें डिटेल में दिखाती है कि कैसे हनुमान जी श्री राम से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके अंदर किस तरह से परिवर्तन आते हैं उनके जीवन में, कैसे श्री राम अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और धीरे धीरे कैसे सबके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है और कैसे वो सभी उनके कॉज के लिए उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे रावण एरोगेंट तो है लेकिन साथ ही साथ ज्ञानी भी है, अक्षय कुमार नादान है तो ब्रेव भी है, इंद्रजीत मायावी और शक्तिशाली भी है। ये रामायण है जहाँ पे हर एक कैरेक्टर की कई सारी लेयर्स हैं और उनकी अपनी डेप्थ है। और जानते हो इस सीरीज की एक और खास बात क्या है, वो है इसके हिंदी वॉइस आर्टिस्ट। इसमें राम जी को आवाज दी है संकेत महात्रे ने और रावण को शरद केलकर ने। अब ये दोनों नाम सुन के ही तुम लोगों के कान खड़े हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पे शो के बारे में एक बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदि पुरुष में ली गई क्रिएटिव लिबर्टी को डिफेंड कर रहे लोग इस सीरीज में ली गई क्रिएटिव लिबर्टी को भी निशाना बना सकते हैं।
तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हाँ, इस शो में भी सब कुछ हिस्टोरिकली एक्यूरेट तो नहीं है, कुछ स्टोरी पॉइंट्स में क्रिएटिव लिबर्टी जरूर ली गई है, लेकिन आदिपुरुष के जैसे उस क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में कैरेक्टर की या कथानक की सोल को टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी ऐसी नहीं है कि सोने की लंका को काले सोने की लंका बना दी गई हो। सिनेमा में क्रिएटिव फ्रीडम का भी अपना एक महत्व होता है, अपनी एक जरूरत होती है, जिसका उपयोग वहीं पे किया जा सकता है जहाँ पे इसकी एक्चुअल में नीड हो और जहाँ पे हम उस क्रिएटिव लिबर्टी के जरिए एक्चुअल क्रिएशन के सोल को बनाए रखते हुए उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को एस्थेटिकली एनहांस कर सके, ना कि उसका कुड़गोबर कर दें। हाँ, एक चीज़ जो मुझे इस सीरीज़ में ज़्यादा पसंद नहीं है या मैं कहूँगा उसको और सुधारना चाहिए, वो ये है कि कई जगह पे इसकी भाषा काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो जाती है। मतलब कहीं कहीं पे हिंदी की जगह उर्दू शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है और भाषा को आज की आम बोलचाल की भाषा के जैसा रखा जाता है। मे भी ताकि मेकर्स के टारगेट ऑडियंस यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, लेकिन इसकी भाषा इतनी भी ख़राब नहीं है जितनी आदिपुरुष में इस्तेमाल की गई है। बस इतना है कि शब्दों का चुनाव थोड़ा ज़्यादा सरल है। इस पे मेरा पर्सनल टेक ये है कि ऐसी सीरीज या मूवीज जिसमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाए, वहाँ पे भाषा को भी थोड़ा ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक देना कि आजकल की जनरेशन भ्राताश्री और पिताश्री की भाषा नहीं समझेगी, ये आज की जनरेशन के मुंह पे ऐसा तमाचा मारना है जो कि वो बेचारे डिजर्व भी नहीं करते। अरे भाई, क्यों नहीं समझेगी? तुम दिखाओ तो सही। और क्यों नहीं रिलेट करेगी? हम क्या रामानंद सागर की रामायण नहीं देखते हैं? या फिर हमने जापानीज रामायण नहीं देखी? उसके तो सॉन्ग्स भी शुद्ध संस्कृत में थे। इवन हमने अभी अभी असुर देखा है भाई, और आज की जनरेशन उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर रही है। और एक एग्जाम्पल जो मैं पहले भी दे चुका हूँ कई बार, कि आज की जनरेशन एनिमे तक उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना पसंद करती है ताकि उसकी रियल सोल उन तक पहुँच सके। तो हमें अपने कल्चर को अगर यूथ के साथ कनेक्ट करना है तो उसको सिंप्लीफाई करके यूथ के लेवल तक लाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा होगा अगर हम अपने यूथ को उस कल्चरल लेवल पे ले जाएं ताकि वो उससे और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए, लेकिन ये करने से ही होगा मेरे भाई। खैर, बाकी इस भाषा की समस्या को थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से द लेजेंड ऑफ हनुमान काफी ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है। इवन आदिपुरुष से तो 1000 टाइम्स बेटर है। बाकी मुझे तो इसके तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। तुम में से कौन कौन लोग इंतजार कर रहा है वो फटाफट कमेंट्स में बता दो। और हाँ, आज तो अपना हनुमान डे हो रहा है ऐसा लग रहा है। मतलब मे भी जब तक ये वीडियो तुम्हें मिले तब तक एक और हनुमान की रिलीज डेट तुम्हें पता चल जाए, यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली हनुमान मूवी की। तो फटाफट से कमेंट्स में बताओ, पता चल गया तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।